नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो 11 जनवरी में आपका पेपर आया था दोस्तों, आखिर कहां से क्वेश्चन उठाया गया, आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया। इस बार दोस्तों कुछ बच्चे परेशान हो गए, ना सर मधुमक्खी से पूछ रहा है, ना हाथी से पूछ रहा है, ना चींटियों से पूछ रहा है। तो इस बार दोस्तों क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल का बना रहा है ईवीएस, जो कि सीटेट जो है दोस्तों, सीटेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ईवीएस के वो बहुत ही यानी कि आपकी एक एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो वहां से भी सिलेबस आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जब आपका जो 150 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 150 क्वेश्चन में 10 या 20 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कहा नहीं जा सकता। बस ये है कि उसका जो लेवल है क्वेश्चन का वो स्टैंडर्ड लेवल है, तो उसको आप छोड़, उसके पीछे मत भागिए दोस्तों। तो जो आपका 140 है, 140 क्वेश्चन है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, उस पर फोकस करिए। आदमी कहता है दोस्तों कि जो हमारा पोर्शन मजबूत है हम उसी को और मजबूत करें, ये नहीं कि जो हमारा कमजोर है उसको मजबूत करने में आप लग जाइए। आपके पास समय बहुत ही कम है, अभी आपका जो पोर्शन मजबूत है उसे और मजबूत करिए कि वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। और ये 10-15 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए आप लोग। वो जो 140 है उसको अपना प्रश्न की 140 में मेरी कोई कमी नहीं होगी। 10-15 अगर आप तुक्का मारते हैं तो 10-15 में आपका 5-10 सही हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके पीछे नहीं हमें भागना है और ऐसे ही वो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि टॉपिक किससे क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये आपके हिंदी का 299 रुपए का बैच, यूपी टेट का आपका 999 रुपए, सुपर टेट का बैच 1799 रुपए में, आरओ का 499 रुपए में, एसएससी जीडी का 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई भी दिक्कत या परेशानी दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं आखिर 11 जनवरी को कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और दोस्तों कुछ इसमें मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने अनुसार डाले हैं कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है इसमें। आइए दोस्तों, पूछा गया कि बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, कि बीज के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। जल होता है, प्रकाश होता है, ऑक्सीजन होती है और ऊष्मा होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और उर्वरक, जल, प्रकाश, उर्वरक और मिट्टी, और जल, पोषक तत्व, ऑक्सीजन और मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका। और मुझे लगता नहीं है कि इसका आंसर किसी बच्चे को देने में परेशानी हुई होगी, हर बच्चे ने आंसर दे दिया होगा, अगर जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा। जल्दी से इसका आंसर दे सभी बच्चे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आंसर दे, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जल्दी से आंसर दे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे बच्चे। कुछ है कुछ भी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को बच्चों को। तो बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों। बीज के अंकुरित होने के लिए, जो हमारा बीज अंकुरित होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जल की आवश्यकता। बिल्कुल जल है दोस्तों, बिल्कुल सारे ऑप्शन में जल है। प्रकाश की भी आवश्यकता, सारे ऑप्शन में प्रकाश है, बस इसमें प्रकाश नहीं है। पर हमने देखा प्रकाश के 3 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। देखिए आखिर क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन कैसे कटते हैं, कैसे आपका ऑप्शन कटता है। जैसे मान लीजिए किसी में कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो कैसे हम ऑप्शन काट के 2 ऑप्शन पे लाते हैं। देखिएगा अभी भाई, हम ये जानते हैं कि बीज अंकुरित के लिए जल की तो आवश्यकता होती ही होती है, तो जल तो हमें चारों ऑप्शन में मिल गया। अब हमने बात किया कि बीज अंकुरण के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। विदाउट प्रकाश आप कैसे करेंगे, हाँ अंकुरित कैसे होगा बीज, तो प्रकाश सिर्फ 3 ऑप्शन। अब आपका चौथा ऑप्शन अपने आप कट गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की उर्वरक की तत्व की, ये तो कट ही गया, इसको छोड़। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि उर्वरक की। अरे भाई, बीज अंकुरित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उर्वरक यहां नहीं होगा, यानी तीसरा भी ऑप्शन आपका कट गया दोस्तों। अब बचे केवल पहला और दूसरा ऑप्शन।
अब इन्हीं दो ऑप्शंस में से आपको आंसर लगाना है। कुछ बच्चे जैसे जय श्री राम हे बजरंगबली दूसरा ऑप्शन सही है, जय श्री राम ये पहला ऑप्शन, ऐसे आप कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन में एक लगेगा तो आपका सही हो जाता है, पर जिनको मालूम है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो सही है। भाई ऑक्सीजन की जरूरत तो है ही। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब उर्वरक यहाँ पे कट गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अरे यार इसमें तो उर्वरक दिया गया है, तो उर्वरक इसमें तो होगा नहीं, यानी किसकी उष्मा की आवश्यकता होगी। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा भाई, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और उष्मा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शंस को काट के भी अपने आंसर पता कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। जब बीज अंकुरित होता है दोस्तों तो बीज के लिए क्या आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, प्रकाश आवश्यक होता है, ऑक्सीजन और उष्मा। ये चारों चीजें जो होती है दोस्तों, ये पांचों चीजें जो होती हैं आपकी, चारों चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके बीज अंकुरित होने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा प्रदेश है। सबसे छोटा प्रदेश है, आप कह सकते हैं सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा प्रदेश आपसे पूछा है, बताइए कौन सा सबसे छोटा प्रदेश है दोस्तों। अब आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत आप बता देंगे कि भाई चंडीगढ़ होता है, पांडुचेरी होता है, कि दादर और नागर हवेली होता है, कि बताइए आप लक्षद्वीप होता है। कौन सा भारत में निम्नलिखित के सारे प्रदेशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा पूछ रहा है दोस्तों, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सबको पता भी है और जल्दी से आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, फास्ट आंसर दे दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा प्रदेश है, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही आता है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल दोस्तों, भारत में निम्नलिखित, मैंने आपसे बताया दोस्तों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से और उनकी राजधानियां भी दोस्तों, कैपिटल से भी क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। अभी तक मुद्रा नहीं पूछा गया, आप यार के आगे वाले में मुद्रा भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो मुद्रा भी याद करते रहिएगा। ठीक है, कि किस देश की कौन सी मुद्रा है ये भी याद, शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों राज्य पूछा जा रहा है, कैपिटल पूछ सकते हैं, तो ये बताइए छोटा और बड़ा पूछ सकते हैं। अभी छोटा पूछा गया, बड़ा पूछ सकते हैं। तो निम्नलिखित कौन से के सारे प्रदेशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे छोटा है, तो बिल्कुल सही, लक्षद्वीप दोस्तों आपका क्या है, सबसे छोटा प्रदेश है। लक्षद्वीप कौन सा है, वो सबसे छोटा प्रदेश है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर आखिर कब बढ़ जाती है आपका, सतह क्षेत्र में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, नमी में कमी से, या उपरोक्त सभी। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, वाष्पीकरण आप पढ़े होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। साइंस से क्वेश्चन बहुत टफ हो रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा साइंस पे फोकस करिएगा। जो बच्चे जिनका एग्जाम है अभी आगे वाली डेट में है जिनका एग्जाम, वो बच्चे थोड़ा साइंस से फोकस कर लें, इस पे वाष्पीकरण पे फोकस कर लें। आप अपना क्या कहते हैं ग्रीन हाउस देख लीजिए दोस्तों, इन सब सारी चीजों पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए दोस्तों, इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खेती देख लीजिए दोस्तों, कौन सी खेती, रबी की फसल, खेती रबी की फसल, सारी रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये और गरबा फसलें, सारी फसलों को एक बार पढ़ लीजिए। मैंने बनाया है वीडियो, आप देख लीजिए कौन सी फसल किस समय उगाई जाती है, वो सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कब बढ़ती है बताइए, सतह क्षेत्र में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, नमी में कमी से, उपरोक्त सभी क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है, जल्दी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सतह क्षेत्र में वृद्धि, बिल्कुल भाई, सतह क्षेत्र में जब वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि, बिल्कुल, तापमान में जब वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। नमी में कमी, नमी में कमी होगी तो भी उसमें वाष्पीकरण में क्या होगी,
वृद्धि होनी ही होनी है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। आपने डी दिया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। अरे इस बार ये क्वेश्चन तो आ जाता तो आप धुआं उड़ा देते हैं, हाँ धुआं उड़ा देते सीटेट में। तो ये दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्नाटक का लोक नृत्य, अभी तक असम का पूछा था दोस्तों, अब कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा है। और मैंने आपको बताया था, मैंने करवाया भी था कि राज्य और उनके लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य और उनके लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य मैंने आपको करवाया है। आप सभी दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप CDP बाई रत्नेश सर में आप सर्च कर लीजिएगा दोस्तों, सारा आपको मिल जाएगा। CDP बाई रत्नेश सर में आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, EVS वाला दोस्तों आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो उसमें से आप क्या कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, राज्य और लोक नृत्य वाला दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए निम्नलिखित में कर्नाटक का लोक नृत्य क्या? कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? गरबा है, चरकूला है, ज्वार है या यक्षगान है? क्या है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। कर्नाटक का लोक नृत्य पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही। गरबा आपका नहीं होगा दोस्तों, चरकूला नहीं होगा, ज्वारा नहीं होगा, यक्षगान दोस्तों होगा। किसका? यानी कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा है दोस्तों। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। ऐसे याद करते रहिए, मनन करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, याद कैसे नहीं होगा दोस्तों। तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या हो गया आपका? यक्षगान हो गया। नेक्स्ट है आपका अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेड कॉम्बो आपका 350 रुपए में, पेड बुक आपकी 300 रुपीज में, आरो की बुक आपकी कितने की है? 175 में, लेखपाल कॉम्बो 300 में, फ्री डिलीवरी है चार्जेस दोस्तों, फ्री डिलीवरी है। ये सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, UPSI की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, आप CTET की कर रहे हैं, UP TET की कर रहे हैं, सुपर टेट की, तो ये सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर लेखपाल की कर रहे हैं, लेखपाल ले लीजिए, आरो की बुक ले लीजिए, पेट की कर रहे हैं, पेट की ले लीजिए, वीडियो अपनी हिंदी ले सकते हैं, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की ले लीजिए। ये सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री है। अगर इन पुस्तकों को मंगाने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है? लोकप्रिय फसल नृत्य पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया, देख रहे हैं दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। बस भाई 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आ जा रहे हैं, बच्चे घबरा रहे यार, सीटेट को तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है यार, सीटेट तो बहुत टफ आ रहा है। तो अरे भाई कहाँ टफ आ रहा है? बस 4 ही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा कर दिया। अब भाई हर बार हाथी से, हर बार बाघ से, हर बार चींटियों से, हर बार मधुमक्खी से, हर बार पश्मीना शाल से ही तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अरे उसको भी एग्जामिनर भी तो थोड़ा चेंज करेगा। तो वही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है दोस्तों। बाकी सारी चीजों के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताए मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में लोकप्रिय फसल नृत्य कौन सा है? मारूनी है, चराबा है, जवारा है या ढालो है? क्या है? जल्दी से आंसर दे दोस्तों। मेन आपको मैंने बताया था, आप NCERT की बुक पढ़ते रहिए। NCERT आपके लिए रामबाण है, NCERT रामबाण है। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते रहिए, NCERT की बुक पढ़ते रहिए, और आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा आपका हूबहू क्वेश्चन फंस जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है? बताइए, मारूनी, चराबा, ज्वारा या ढालो? जल्दी से आंसर दे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल की बात की जा रही है, तो मारूनी नहीं होगा दोस्तों, चराबा नहीं होगा, ढालो नहीं होगा, ज्वारा होगा दोस्तों। ये होता है जवारा होता है दोस्तों, लोग भर के डोली में यानी कि
डलिया होती है ना, डलिया आप लोग ने देखा होगा गांव में, उसी में ज्वार भर के लोग डांस करते थे, नृत्य करते हैं, वही ज्वारा होता है। कहाँ पे होता है ये? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों होता है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, उसमें एक डलिया ले लेंगे, डलिया में आपका ज्वार भर देंगे और ज्वार भर के उसी में नृत्य करते हैं दोस्तों। तो ये उसी लिए पड़ गया, इसका ज्वारा नृत्य नाम पड़ गया बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य। ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है। दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र है। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्रकारी है। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक प्रिंट वाली ऊनी कपड़ा है। उत्तरी पश्चिमी भारत में एक हाथ से चित्रित सजावटी रेशम का कपड़ा है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा मुझे लेट करने में आता है, पर ये होता है कि क्वेश्चन हमें सही सही मिले, हमें सही आपके पास मैं सारी क्वेश्चन पहुंचा सकूं, सारे क्वेश्चन पहुंचा सकूं। आधा अधूरा पहुंचाना भी गलत होगा दोस्तों। तो इसीलिए जितने क्वेश्चन मिलते हैं, सही मिलते हैं, सॉलिड मिलते हैं, तभी वो आपके सामने मैं लेके आता हूं। ठीक है, नहीं तो तुरंत उसी दिन कुछ बच्चे को याद रहता है, कुछ बच्चों को नहीं याद होता। तो जब 2-3 बच्चों से पूछ लिया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, हाँ यही पूछा होगा, ये क्वेश्चन आएगा, और लोगों का बात की जाती है और बच्चों से कि हाँ बताइए कंफर्म है, हाँ कंफर्म है, तब जाके क्वेश्चन दोस्तों लाते हैं। ठीक है, इसीलिए एक दिन लेट हो जाता है। चलिए, कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है बताइए। दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा इसका। बहुत ही बढ़िया। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्रकारी। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक प्रिंट वाला ऊनी कपड़ा। उत्तर पश्चिमी भारत में एक हाथ से चित्रित सजावटी रेशम का कपड़ा। कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य पूछ रहा है, जल्दी से आंसर दें। कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कलमकारी पेंटिंग क्या होती है। ये दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित की गई सूती वस्त्र पे एक पेंटिंग होती है दोस्तों। सूती वस्त्र पे ये लोग पेंटिंग करते हैं, किससे, अपने हाथों से द्वारा इसको चित्र बनाते हैं दोस्तों। तो ये होती है दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र। ए इज द राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर दिया सारे बच्चों ने, बहुत अच्छा आंसर दिया। जो बच्चे नहीं जानते थे ये जान लीजिए आप। अब पूछा है आपका गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा किला भी कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों बताइए गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। चालुक्य राजवंश ने बनवाया है, काकतीय राजवंश ने बनाया, पल्लव राजवंश ने, या चोला। कई बार गोलकुंडा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको क्वेश्चन को भी बताइए जरा कि क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर दे सारे बच्चे, गोलकुंडा क्या होगा, किला किसने बनाया था। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था आपका, जल्दी से बताइए। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। गोलकुंडा चालक राजवंश नहीं होगा, पल्लव राजवंश नहीं होगा, चोल राजवंश नहीं होगा, काकतीय राजवंश दोस्तों दूसरा, बी इज द राइट आंसर। इसने भी बी आंसर दिया, बिल्कुल। गोलकुंडा किला इन्हीं महोदय ने, काकतीय राजवंश वालों ने बनवाया था, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन से, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, या कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों। जल्दी से आंसर बताइए। वेट लिफ्टर जो पहलवान होते हैं ना, उठाते हैं दोस्तों, वेट उठाते हैं जो, कौन है महान आत्मा। अरे ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है और आपके सिलेबस में भी है, कर्णम मल्लेश्वरी। जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों आपने बताया, कर्णम मल्लेश्वरी। निम्न से कौन अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर। सुनीता विलियम्स नहीं होगा, बछेंद्री पाल नहीं होगा दोस्तों, सूर्यमणि नहीं होगा, ये क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों। कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों, बिल्कुल सही, कर्णम मल्लेश्वरी यानी कि वेट लिफ्टर है दोस्तों। ये बहुत ही, यानी इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है दोस्तों। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी महोदय है, क्या है, ये वेट लिफ्टर है, वेट उठाती है यानी वजन उठाती है। जैसे आप लोग भी वजन कभी कभी उठाते हैं ना, वो वाला नहीं, ठीक है, कि गैस सिलेंडर उठा दिया, वो उठा दिया, गेहूं की बोरी उठा दी, नहीं, वो वेट लिफ्टर वाली दोस्तों। ठीक है, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी।
कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में दोस्तों, मात्र 1999 रुपए में। और आपको डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी सुविधाएं आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में कंप्लीट कोर्स दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की आजादी से पहले गांधी ने जिस दांडी को समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? दांडी यात्रा, जो दांडी यात्रा है दोस्तों, दांडी यात्रा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? दांडी यात्रा से आपके सिलेबस में भी है, दांडी यात्रा आपके सिलेबस में भी है दोस्तों। और दांडी यात्रा से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, यहां तक कि गांधी जी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, गांधी जी से। जल्दी से आंसर दें। आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा या गुजरात होगा? क्या होगा? दांडी यात्रा जो समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत नीचे किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्या उसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए इनका ये क्वेश्चन आपका। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। दांडी यानी भारत की आजादी से पहले गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में था दोस्तों? गुजरात राज्य था। कौन सा राज्य था आपका? गुजरात राज्य से गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। किस राज्य से? गुजरात राज्य से दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? बहुत बार आ चुका है चिराव नाच, इसको फिर से ला रहे हैं, कहीं एग्जाम में फिर से नहीं आ जाए, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। पूछा गया था चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी को पता है इसका, चिराव नाच कहाँ का है? मिजोरम का है, बिल्कुल सही। कई बार ये क्वेश्चन आया है, आ चुका है, मिजोरम का है, ये हो गया था, फिर से रिपीट हो गया, मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा त्योहार ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। दोस्तों सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारे जीवन से संबंधित है, जैसे साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, त्योहारों से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो स्टेट से क्वेश्चन पूछने लगा है, राज्यों से क्वेश्चन, संबंधित राज्यों से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसलिए हमें राज्यों की भी डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि किस राज्य का पहनावा कौन सा है, किस राज्य का नृत्य कौन सा है, किस राज्य के का जो कलाकृतियां हैं, जनजाति हैं, ये पूछ रहा है दोस्तों। भोजन है, इंपॉर्टेंट भोजन पूछ रहा है, ये सब सारी चीजें पूछ रहा है। बताइए, निम्नलिखित त्योहारों में समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों। क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। पूर्णिमा के समय हम लोग क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। पहला बिल्कुल सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। यानी कह रहा है समूह चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी क्या होता है? होली मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है, पूर्णिमा के समय ही मनाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है हमारा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों का तल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर से भी आपके क्वेश्चन बताया था मैंने कि मच्छर से भी आपके क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मच्छर से कौन कौन से आपके पूछा गया था, रोग पूछ लिया गया था कि भाई मच्छर से संबंधित कौन कौन से रोग होता है। तो आपने बताया था ना, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, मलेरिया और चिकनगुनिया, मलेरिया और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ये यानी कि किससे? मच्छर से संबंधित दोस्तों होती हैं बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था आपका, आया था, ये चीज है। अब बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों आपने कि मच्छर की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है, थम जाता है। जब दोस्तों तेल डाल दिया जाता है तो वो होते हैं पानी पे, वो बैठ नहीं पाते, तब उनका क्या होता है, प्रजनन जो होता है वो थम जाता है। यही कारण है कि पानी में क्या डाल दिया जाता है, मट्टी का तेल डाल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर मात्र 1499 रुपए में दोस्तों, मात्र 1499 रुपए में तुरंत आप लोग ज्वाइन करिए। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों बैच, यानी कि बहुत ही सुनहरा मौका है जनरल, खासतौर तो जनरल कैंडिडेट को, क्योंकि 18 से 23 तक या 22 तक की एज होती है उनकी, फिर शायद ये मौका आपको मिले या ना मिले दोस्तों। ठीक है, तो इस बार एकदम वर्दी चाहिए आप सभी के तन पे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रोके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? अरे इसका तो आंसर मेरे बच्चे तुरंत दे देंगे, एकदम फास्ट दीजिए। मलेरिया होगा, पोलियो होगा, निमोनिया होगा, चेचक होगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मलेरिया। जब आपको कहा जाता है ना पानी एकत्रित न होने दे, जैसे पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर जो होते हैं वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो उनके से क्या होता है, मलेरिया होती है दोस्तों। इसलिए कि इकट्ठे पानी में क्या होता है, मच्छर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, तो ये क्या होता है, इसीलिए मलेरिया बहुत अधिक फैल जाता है, तो इसलिए दोस्तों मलेरिया होता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया या बुखार? दोस्तों देख रहे हैं सीटेट क्या करता है, आपके दिमाग से खेलते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो सीधे सीधे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछे कि बताइए कि एनीमिया किस की कमी से होता है, एनीमिया रोग किस कमी की, विटामिन की कमी से होता है, ये सारे ऐसे सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चीज है, तो बताइए इसको, देख रहे हैं घुमा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आंसर बताएं। बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल अनीमिया होता है दोस्तों। क्या होता है, अनीमिया। कह रहा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज के खाने के लिए कुछ दवाएं लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने सुझाव देता है, यानी इस मरीज को किस रोग से पीड़ित है, यानी किससे, अनीमिया से वो पीड़ित है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी, दिसंबर है दोस्तों, दिसंबर में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ उसे। रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। क्या होगा, ग्रेगर मेंडल तो होगा ही नहीं, कट गया। चार्ल्स डार्विन, रोनाल्ड रोस, जॉर्ज मिल्टन, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, रोनाल्ड रॉस, ए इज द राइट। रोनाल्ड रॉस ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी और इसीलिए इन्हें क्या मिला था, दिसंबर में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। बिल्कुल सही, ये जानकारियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इस बैच को लेने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर मुझे कड़वी दवा दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, बताइए। फिर घुमा के पूछा है, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या हैजा? जल्दी से बताइए, कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर, कौन सी बीमारी है उसे? देख रहे हैं, घुमा के पूछ रहा है, ठंड दे के जो बीमारी आती है, कौन सी बीमारी होती है दोस्तों?
बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। मलेरिया होती है, क्या होती है? मलेरिया होती है। बिल्कुल, ठंड देके बुखार आता है, सिर दर्द होता है, तो पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ये बीमारी कौन सी बीमारी का लक्षण है? ये मलेरिया का है दोस्तों। देख रहे हैं कैसे एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों, किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। 2018, 2017, 2019 सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। किसमें? सीटेट में दोस्तों पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है जीवों के व्यवहार का, फूलों के व्यवहार का, सारी चीजों का आता है कि अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी होगा, नियोलॉजी, निथोलॉजी या डेमोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। ये गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें बच्चे, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? इटियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है? शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है दोस्तों? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? मैंने कहा ना साइंस दोस्तों देख के जाएगा, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन साइंस से बहुत पुटअप हो रहे हैं ईवीएस में दोस्तों। तो बताइए शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसका होगा? जल्दी से आंसर दे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर दें, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखते हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, आज फॉर्म में लग रहा है आपने, बहुत सही, अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट इसका आपका ये हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपए का, नितिन सर के द्वारा दोस्तों। एक बार आप सर से पढ़ लीजिए, आपको अच्छी लगे तब आप बैच ज्वाइन करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, चाहे आपका समास हो, संधि हो, अलंकार हो, सारी चीजों को ये क्लियर कर देंगे आपके नितिन सर दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरस द्वारा। प्रकाश संश्लेषण आखिर कैसे होता है? जल्दी से आंसर दें। सारे बच्चे पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी आंसर देंगे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी हरे पौधों के द्वारा होता है दोस्तों। सभी जंतुओं पौधों द्वारा नहीं, सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है दोस्तों। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, रेट्रोवायरस हो सकता है, लैक्टोबैसिलस हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार है। जल्दी से बताइए दोस्तों, आ सकता है, जल्दी से आंसर दें। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आया है। लैक्टोबैसिलस जो होता है, जो दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है दोस्तों। दूध से आपकी दही बनती है तो वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस दोस्तों सूक्ष्म जीव होता है, जिसकी वजह से आपकी दूध से दही निर्माण होता है दोस्तों। तो वो क्या है? लैक्टोबैसिलस है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग दोस्तों, सारी पुस्तकें आपकी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समाज, हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों। आपके सिलेबस को देखते हुए, आपके कंपटीशन के देखते हुए अकॉर्डिंग सारी पुस्तकें छापी गई हैं, छापी पुस्तकें बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या 2-3 क्वेश्चन अगर आ गए तो दोस्तों भला हो जाएगा आपका, कर भला तो हो भला। यानी कि एक बार आप लोग भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।